गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के बीकॉम सेमेस्टर 6 के सिलेबस को एनालिसिस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं जो आपको पढ़ना है यहाँ पे पेपर कोड 361 यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट भाग 2। तो यहाँ पे भाग 2 पढ़ना है यानी इसका भाग 1 हम लोग सेमेस्टर 5 में पढ़ चुके हैं, जिसमें से कॉस्ट अकाउंट हम लोग को वहाँ पे पढ़ना था। अब यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट अकाउंट के अंतर्गत कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट भाग 2 के अंतर्गत मैनेजमेंट अकाउंट को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये टोटल यहाँ 5 यूनिट पढ़ना है। यानी कहने का मतलब है कि 5 यूनिट में से ही हमको टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन का हमको आंसर करना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम ये टोटल 100 मार्क्स का पढ़ना है। 100 जिसमें से 80 मार्क्स आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन यानी जो सेंटर पर देना पड़ता है जाके, और ये 80 नंबर में कम से कम हमको पास होने के लिए 32 नंबर चाहिए, 32 मार्क्स। और इंटरनल जो जाता है 20 मार्क्स का, उसमें हमको कम से कम 4 नंबर चाहिए पास होने के लिए। यानी कुल मिला के मेरा 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। जिसमें से हम लोग अब देखते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या है। इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन यानी प्रबंधकीय लेखा विधि का परिचय पढ़ना है, जिसके अंतर्गत इवेल्युएशन यानी उसका मूल्यांकन, मीनिंग यानी उसका अर्थ यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अर्थ, डेफिनेशन यानी उसका परिभाषा, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी विशेषता, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मूल्यांकन, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, उसके क्षेत्र, उसकी ऑब्जेक्टिव मतलब हो गया उद्देश्य, फंक्शन मतलब उसका कार्य, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, और लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीमाएं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 के अंतर्गत हमको देखना है, आप यहाँ देख पा रहे हैं यूनिट 2 के अंतर्गत हमको पढ़ना है फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत हमको देखना है, एक सेकेंड, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी वित्तीय विवरण। तो वित्तीय विवरण हम लोग इंटर में भी पढ़ चुके थे, 12th में हम लोग इसको हम पढ़े थे। तो यहाँ पे पढ़ना है आपको फिनेंशियल वित्तीय विवरण का मीनिंग यानी अर्थ, उसका ऑब्जेक्टिव यानी वित्तीय विवरण के उद्देश्य, इम्पोर्टेंस यानी वित्तीय विवरण का महत्व, लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण की सीमाएं, स्पेसिमेन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं आगे पढ़ना है आपको ये आपको यूनिट 3। तो यूनिट 3 में आपको जो पढ़ना है एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। यानी यूनिट 3 के अंतर्गत आपको पढ़ना है, इसके अंतर्गत एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग यानी उसका अर्थ, ऑब्जेक्टिव मतलब उसका उद्देश्य, इम्पोर्टेंस यानी इसके महत्व, एंड लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण की क्या क्या सीमाएं हैं, उसके अंतर्गत ये पढ़ना है। अब हम लोग देख पा रहे हैं यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ना है टेक्निक ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत ट्रेंड टेक्निक पढ़ना है आपको, कॉमन साइज टेक्निक, कंपैरेटिव टेक्निक यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग पढ़े थे कॉमन साइज। ठीक है। और कंपैरेटिव उसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। कंपैरेटिव भी पढ़े थे, कॉमन साइज भी पढ़े थे, वही चीज़ यहाँ पे है। कंपैरेटिव टेक्निक, रेशियो एनालिसिस, रेशियो भी हम लोग इंटर 12th में पढ़ चुके थे।
फंड फ्लो स्टेटमेंट आणि फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड, उसके बाद पढ़ना है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम लोग शायद 12th में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब देखना है हमको यहाँ पे सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 5 यूनिट 5 के अंतर्गत हमको देखना है यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ना है आपको ब्रेक इवन पॉइंट यानी सम विच्छेद बिंदु। उसके बाद आपको देखना है इन्फ्लेशनरी अकाउंटिंग। इन्फ्लेशनरी बना है आपका इन्फ्लेशन से यानी मुद्रास्फीति लेखांकन। ठीक है, उसके बाद इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है आपको रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल अकाउंटिंग। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग एंड फिनांस ग्रुप, यानी कहने मतलब है कि यहाँ सेमेस्टर 6 में जैसे आपका 5 में दो ग्रुप था, फिनांस ग्रुप और मार्केटिंग ग्रुप, तो यहाँ पर भी वही चीज़ मिलने जा रहा है, स्पेशलाइजेशन फिनांस ग्रुप। उसके बाद हम लोग देखेंगे मार्केटिंग ग्रुप। तो फिनेंशियल ग्रुप के अंतर्गत जो दूसरा पेपर पढ़ना यानी कोर पेपर में बिजनेस रिसर्च मेथड एंड प्रोजेक्ट वर्क, यानी यहाँ पे आपको बिजनेस रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ना है और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का जो हमको एग्ज़ाम देना है, उसमें से एक्सटर्नल यानी जो सेंटर पर हम लोग जाते हैं एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 50 नंबर का है, और आपका जो 50 नंबर है उसमें से 40 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाएगा और 10 नंबर आपका कॉलेज से जाएगा। देख रहे 40 प्लस 10 दिया हुआ है, तो 50 नंबर को ही आपका एग्ज़ाम देना है, जिसमें से समय ड्यूरेशन यानी जो आपका समय रहेगा वो भी यहाँ पे कम किया जा सकता है। 3 घंटे के बजाय शायद यहाँ पे कुछ कम किया जा सकता है। 3 घंटा लिखा हुआ है लेकिन कुछ कम किया जा सकता है यहाँ पे। हमको मेरे हिसाब से 1.5 घंटे की होनी चाहिए। और इंटरनल जो आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा वो 40 नंबर का बनेगा, जो आपको वाइवा के रूप में भी कुछ नंबर पूछे जाते हैं। वहाँ पे आपको एक किसी टॉपिक पर जो आपको कॉलेज में दिया जाएगा वो टॉपिक, उसी टॉपिक पर आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट को फिर आपको कॉलेज में सबमिट करना है, उसका वाइवा होगा वहाँ पे। तो टॉपिक वो आपको वहाँ मिल जाएगा। लेकिन जो हम लोग बिजनेस रिसर्च मेथड के अंतर्गत जो 50 नंबर का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो आपका ये टोटल यानी 4 यूनिट में है। तो चौथा यूनिट जो आपका है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करना है 50 नंबर का। ठीक है, लेकिन जो 40 नंबर या 40 नंबर का जो आप एग्ज़ाम देंगे और 10 नंबर का जो कॉलेज से जाता है उसके अंतर्गत आपको टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं, नहीं सॉरी 3 यूनिट पढ़ने हैं। तो ये 3 यूनिट आप अपना देख लेंगे सिलेबस के आधार पर, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे समय हम लोग को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मेन हम लोग को सिलेबस को समझना था। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट जो पेपर है वो फिनेंशियल मैनेजमेंट। टोटल यहाँ पे 4 पेपर आपको पढ़ना है, जिसमें से 2 पेपर हम लोग देखे। तीसरा पेपर आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, वित्तीय प्रबंध। तो ये भी आपका देख सकते हैं कि 100 मार्क्स का है टोटल, जिसमें से 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम सेंटर पर होगा और 20 मार्क्स का नंबर आपका इंटरनल जाएगा यानी कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें हम लोग टोटल देख पा रहे हैं कि टोटल यूनिट आपका यहाँ पे जो है वो 5 यूनिट पढ़ना है, यानी इन्हीं 5 यूनिट में से हमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यूनिट वन में भी देख सकते हैं आप, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है दिया हुआ है। यूनिट 1 में स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स, प्राइसिंग मॉडल, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड इक्विटीज। यूनिट 2 में पढ़ना है द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, कैश फ्लो एस्टिमेशन, पेबैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट होता है, जो कुछ पढ़ना है यहाँ पे मैथमेटिकल पार्ट होता है। नेक्स्ट यूनिट 3 में हम लोग देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फिनांसिंग डिसीजन। तो ये आपको
यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें पढ़ना है सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फिनेंसिंग, एस्टिमेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट कैपिटल, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, यानी लाभांश का जो निर्णय होता है उसके बारे में पढ़ना है। थ्योरीज फॉर रिलेवेंस एंड इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड डिसीजन फॉर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, कैश एंड स्टॉक डिविडेंड्स, डिविडेंड पॉलिसीज इन प्रैक्टिस। और लास्ट आपका जो यूनिट 5 है वो पढ़ना वर्किंग कैपिटल डिसीजन, यानी वर्किंग कैपिटल तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, तो वर्किंग कैपिटल का जो डिसीजन है यानी निर्णय है उसके संबंध में आपको पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट यानी क्या है, द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म फिनांस, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड पेबल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तीसरा यानी फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत इतना सारा चीज़ पढ़ना है। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट जो है फिनेंशियल ग्रुप का जो नेक्स्ट और लास्ट है वो फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये शायद आपका DSC 2 के रूप में आएगा आपका, ठीक है। DSC 1 हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, DSC 2 तो फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। तो 5 यूनिट में आप देखेंगे, यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। पहला यूनिट में दिया हुआ है द इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, यानी विनियोग का जो पर्यावरण है उसके बारे में पढ़ना है। तो इसको देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है सो एक बार, क्योंकि हम एक एक करके पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। यूनिट 2 में पढ़ना है आपका फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। यूनिट 3 में पढ़ना है अप्रोचेज टू इक्विटी एनालिसिस, और यूनिट 4 में पढ़ना है पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड फिनेंशियल डेरिवेटिव्स। अब हम लोग को यूनिट 5 में पढ़ना है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, यानी इन्वेस्टर जो विनियोग करता है उसको सुरक्षा, उसके संबंध में सुरक्षा, ठीक है। तो हम लोग फिनांस ग्रुप में फ़िलहाल इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं मार्केटिंग ग्रुप। तो मार्केटिंग ग्रुप में जो है यहाँ पे क्या मार्केटिंग ग्रुप के अंतर्गत हमको देखना है, पहला जो पढ़ना है बिजनेस रिसर्च मेथड प्रोजेक्ट वर्क, यानी ये वही है जो कोर ग्रुप वाले को पढ़ना था। टोटल हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 100 नंबर का है। 100 नंबर में हम लोग का 80 नंबर एक्सटर्नल है जो हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्ज़ाम देते हैं, और 20 मार्क्स का मेरा इंटरनल है जो कॉलेज मार्क्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है जो हम लोग अभी कोर ग्रुप में देख रहे थे। यूनिट 1 में पढ़ रहा है इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन मतलब है कि बिजनेस रिसर्च मेथड का इंट्रोडक्शन और उसकी मीनिंग, स्कोप ऑफ बिजनेस रिसर्च, यानी बिजनेस यानी व्यावसायिक जो रिसर्च मतलब होता है अनुसंधान, यानी जो बिजनेस स्कोप ऑफ बिजनेस रिसर्च यानी जो व्यावसायिक अनुसंधान होता है उसका क्षेत्र क्या है, पर्पस ऑफ रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, यूनिट ऑफ एनालिसिस, उसमें पढ़ना है इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप एंड डाटा सीरीज, कंसेप्शन, कंस्ट्रक्ट, एट्रीब्यूट्स, और दिया हुआ है वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब होता है परिकल्पना, ठीक है, यानी सोचना। परिकल्पना मतलब पूर्व में सोचना। हम लोग यूनिट 2 देख रहे हैं। यूनिट 2 में है रिसर्च प्रोसेस, यानी जो अनुसंधान होता है उसकी प्रक्रिया क्या है, तो उसके बारे में आपको सिलेबस दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। उतना समय ज़्यादा लगेगा पढ़ने में, आप पहले देखिएगा, बाद में हम लोग देखेंगे। यूनिट 3 में पढ़ना है मेजरमेंट, यानी कैसे उसका मापते हैं सो, यानी हम लोग बिजनेस रिसर्च जो हम लोग को यहाँ पढ़ना है उसका मेजरमेंट पढ़ना है आपको। इसमें कुछ 2 पार्ट में बांटा हुआ है यूनिट 3 को, मेजरमेंट और है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी जो परिकल्पना होता है उसका कुछ टेस्टिंग होता है, उसका कुछ टेक्निक होता है मेजर करने का, तो उसी में दिया हुआ है आपका टेस्ट कंसर्निंग मीन्स एंड प्रोपोर्शन, एनोवा दिया हुआ है, काई स्क्वायर टेस्ट दिया हुआ है,
एंड अदर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दिया हुआ है, यानी ये आपका मापन की विधियां हैं आपका, यानी कैसे उसको मेज़र करेंगे। टेस्टिंग एंड एजम्पशन ऑफ क्लासिकल नॉर्मल लाइनर रिग्रेशन, तो ये आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंतर्गत पढ़ना है। यूनिट 4 में भी आपको जो पढ़ना है वो आपको रिपोर्ट जमा करना है, यानी रिपोर्ट के अंतर्गत आपको देखना है कि रिपोर्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका मीनिंग, उसका टाइप्स, लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट, राइटिंग। तो इसके कहने मतलब है कि ये चीज़ है आपको कि रिपोर्ट जो आपको टॉपिक कॉलेज से मिलेगा उसी के आधार पर हमको एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा, कंज्यूमर अफेयर्स एंड कस्टमर केयर, यानी ये दूसरा पेपर है आपका जो मार्केटिंग ग्रुप वाले हैं उनके लिए। तो यहाँ पर भी ये टोटल 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें 80 नंबर आपका एक्सटर्नल रहेगा और 20 मार्क्स इंटरनल, यानी कॉलेज से आपको 20 मार्क्स मिलेगा और 80 नंबर आपको एग्ज़ाम पर सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देना होगा। तो इसके अंदर यूनिट फर्स्ट में आपको देख रहे हैं यहाँ पे कंज्यूमर एंड मार्केट्स पढ़ना है आपको, तो उसके अंतर्गत देखना है क्या क्या पढ़ना है। सो यूनिट 2 के अंतर्गत पढ़ना है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसका डिटेल आप एक बार देख लेंगे। और ये यूनिट 3 है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये वही चीज़ है, कुछ अंतर है आपका, यानी ये वही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में ही, कुछ वहाँ कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है, यहाँ उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है। और ये है यूनिट 4 कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। ठीक है, यानी भारत में इसकी क्या स्थिति है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। सो उसके बाद हम लोग तीसरा पेपर देख पा रहे हैं, पेपर कोड का नाम है 364, 364 और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स, ये देख पा रहे हैं हम लोग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये मेरा तीसरा पेपर है। तो तीसरा पेपर के अंतर्गत ये भी मेरा 100 नंबर का है, जिसमें से 80 मार्क्स आप एक्सटर्नल यानी सेंटर पर एग्ज़ाम देंगे और 20 मार्क्स आपको कॉलेज से दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत देखते हैं यूनिट में आपको टोटल यहाँ पे पढ़ना है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट में जो पहला यूनिट है आपका है सेल्स मैनेजमेंट। ठीक है, यानी विक्रय का प्रबंध, तो उसके अंतर्गत बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख लेंगे। यूनिट 2 में दिया है सेल्स फोरकास्टिंग, इसके अंतर्गत कुछ दिया हुआ है, आप देख लेंगे। तो उसका दिया हुआ है डेफिनेशन, नीड एंड सिग्निफिकेंस, मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। यूनिट 3 में दिया हुआ है आपका, तो यूनिट 3 इसको आप देख लेंगे। यूनिट 4 में है ये सारा चीज़, हम उतना भी मैनेज दिया हुआ है, मैनेजिंग द सेल्स फोर्स रिक्वायरमेंट सोर्सेस, यानी हम लोग कैसे हम लोग किसी मतलब हम लोग रिक्वायरमेंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं, उसका सिलेक्शन का इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स, तो ये दिया हुआ है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे अपना। यूनिट 5 में दिया हुआ है सेल्स कंट्रोल, स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेल्स कंट्रोल सिस्टम, तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। और जो यूनिट 6 है वो है पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स बायर, तो इसमें भी बहुत सारा सिलेबस है, आप इसको देख लेंगे। सब सिलेबस को भी तो करना मुश्किल है। अब हम लोग लास्ट जो देख रहे हैं मार्केटिंग ग्रुप का है, वो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके, ये भी मेरा टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें 80 मार्क्स आपको सेंटर पर एग्ज़ाम देना है और 20 मार्क्स आपको इंटरनल देना है। तो ये कॉलेज से दिया जाता है। तो ये 100 नंबर के अंतर्गत टोटल जो आपको है वो यूनिट पढ़ना है 3। तो यही 3 यूनिट में से आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हमको 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इसमें सबसे पहला यूनिट में दिया हुआ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, यूनिट 2 के अंतर्गत दिया हुआ है एडवर्टाइजिंग मीडिया, और तीसरा दिया हुआ है एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। यही 3 यूनिट्स के अंतर्गत सारा क्वेश्चन रहेगा। तो इसको आप लोग सिलेबस देख लेंगे एक बार।
ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो, आपके लिए नॉलेजेबल हो, तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और यदि बेल आइकन, यदि आपको और कोई इसके संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद ऑल ऑफ यू।